से पार्टियां छोड़ेंगी, दल बदल का सिलसिला भी चलेगा और दोनों ही पार्टियों से जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो निर्दलीय भी चले जाएंगे और भीतर घात भी होगा, तमाम बातें होगी। अरे कल हम बात कर रहे थे कि चंद्रशेखर बैद कब ज्वाइन करेंगे, ये खबर मैंने 2 बार लगा दी थी, तो बार बार पूछ रहे थे कि आखिर बैद ने ज्वाइन नहीं किया, कब करेंगे, क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर कल शाम को मैंने आकर आपको यही बताया था कि चंद्रशेखर बैद है वो कल, यानी आज के लिए मैंने बताया था कि कल 11:30 बजे ज्वाइन कर लेंगे। और आज चंद्रशेखर बैद सहित बहुत सारे नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक ये था कि लगातार 2 चुनावों में यानी 10 वर्षों से सादुलपुर के अंदर बीजेपी हार रही थी, जो राहुल कसवा परिवार के लिए एक बुरी बात थी, माइनस मार्किंग हो रही थी कि आप सांसद के चुनाव में तो 3-3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाते हो और आप अपनी विधानसभा में जीत नहीं पा रहे हो। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए राहुल कसवा और राम सिंह कसवा ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपने चिर प्रतिद्वंदी नंदलाल पूनिया को है वो आज बीजेपी ज्वाइन करवा दी है। उसमें भी काफ़ी जदोजहद रही, वहाँ पे दिलीप पूनिया को भी टिकट दिलाने की भी कोशिशें हो रही थी, लेकिन नंदलाल पूनिया को वहाँ पे टिकट मिल गई है और वहाँ पे नंदलाल पूनिया के परिवार को ही उतारा जाएगा। नंदलाल पूनिया जिसको पसंद करेंगे उसको टिकट दे दी जाएगी और राम सिंह कसवा पूरा परिवार साथ रहेगा। तो कसवा परिवार और पूनिया परिवार का ये जो गठबंधन अब हो गया है, क्योंकि राजनीति में मैं तो हमेशा कहता हूँ कि स्थायी दोस्ती और दुश्मनी होती नहीं है। तो ये बात हो गई सादुलपुर की। और अगला मास्टर स्ट्रोक चूरू जिले से खेला राजेंद्र राठौड़ ने अपने प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर बैद को बीजेपी ज्वाइन करवा दी और राजेंद्र राठौड़ ने भी साफ कहा और चंद्रशेखर बैद से मेरी भी बात हुई तो चंद्रशेखर बैद ने मुझे भी कहा कि मैंने किसी भी बिना शर्त के बीजेपी ज्वाइन की है, मेरी कोई शर्त नहीं है बीजेपी में आने की। यानी सरदार साहब से चुनाव लड़ना और टिकट लेने की उनकी है, वो कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। उनकी लड़ाई है कि राजनीति में वो लगभग पिछले 10 सालों से हाशिए पे चले गए हैं। एक बार कांग्रेस से वो हार गए राजेंद्र राठौड़ के सामने, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद वो निर्दलीय हार गए, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने भी उन्होंने किनारा कर लिया और राजनीति में बैद रहे। उनके परिवार में जो उनके पिता थे चंदनमल बैद, वो भी बड़े नेता रहे। तो कुल मिलाकर राजनीति से पूर्ण रूप से वो दूर होना नहीं चाहते। तो वो बात करें तो चंद्रशेखर बैद ने आज बता दिया है कि कल वो राजेंद्र राठौड़ के साथ तारानगर आएंगे और राजेंद्र राठौड़ के साथ तारानगर के अंदर कैंपेनिंग करेंगे। और तारानगर का चुनाव है वो राकेश जांगिड़, चंद्रशेखर बैद और पराक्रम सिंह राठौड़ ये सब देखेंगे और राजेंद्र राठौड़ है वो राजस्थान भर के दौरे करेंगे और बीजेपी को जिताने के लिए वो कोशिश करेंगे। ये बड़ी बातें रही। उसके अलावा अपन बात करें सरदार शहर पे आ जाएंगे, क्योंकि वो बात जानने के लिए भी अब ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि सरदार शहर में आखिर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो सरदार शहर के अंदर है वो बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आरएलपी किसको टिकट देगी, आरएलपी किसको उतारेगी, ये तमाम बातें चल रही थी। लेकिन रात को 2 बजे ही हनुमान बेनीवाल ने घोषणा कर दी कि हम अपने उपचुनाव के जो उम्मीदवार थे लालचंद मुंड, उसी पे दाव लगाते हैं और लालचंद मुंड है वो ही उम्मीदवार होंगे और उन्होंने लालचंद मुंड को उम्मीदवार के रूप में सूची पेश कर दी है। हालांकि नामांकन दाखिल होने से या पर्चा उठाने की अंतिम तारीख तक बदलाव होते रहेंगे, इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि आरएलपी ने है वो लालचंद मुंड को यहाँ पे उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कांग्रेस ने अनिल शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब बड़ी बात यह आती है कि बीजेपी किसे टिकट देगी। सबसे बड़ी पहेली जो ये है सुलझ नहीं रही है कि किसे देगी। उम्मीदवार इतने आगे कि सभी अपने अपने प्रबल दावेदार कर रहे हैं और सभी, कोई अपनी टिकट 100% बता रहा है, कोई अपनी टिकट 1000% पक्की बता रहा है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि कुछ उम्मीदवारों ने अपनी टिकट है वो 1,00,000% फाइनल बता दी है। तो प्रतिशत 100 होते, इससे ज्यादा होते नहीं है, लेकिन उम्मीदवार इससे ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, वो 1,00,000% तक के दावे कर रहे हैं। लेकिन राजनीति बड़ी चीज है। तो अब कुल मिलाकर बात करें तो रात को जयपुर में मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी सरदार से टिकट पे भी मंथन हुआ था और किसको टिकट मिलेगी इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय उम्मीदवारों पे जिन पे विचार हो रहा है उसमें ये बात करें तो राजकर्ण चौधरी का नाम आता है। राजकर्ण चौधरी के नाम में बात करें तो मैंने अपने पत्रकारिता काल के दौरान या
समझ के बाद में जब से राजनीति समझने शुरू करी है, एकमात्र ऐसा उम्मीदवार देखा है कि सभी पार्टियों में जिसका नाम चल रहा है वो है राजकरण चौधरी। कांग्रेस में उनका नाम चला कि राजकरण चौधरी अनिल शर्मा के सामने सबसे बड़ा नाम चला था। उसके बाद में बीजेपी में भी उनका नाम चल रहा है। ये झूठ भी नहीं है, ये सच भी है कि उनका नाम इनमें भी, बीजेपी में भी चल रहा है, कांग्रेस में भी चला। उसके अलावा लोगों का मानना है कि सभी पार्टियां वो राजकरण चौधरी पे विचार कर रही है। अब बात यह है कि हालांकि राजकरण चौधरी ने इस मामले में अपने चुप्पी साधे हुए हैं, वो किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं और कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि बीजेपी राजकरण चौधरी को टिकट देने पे भी मंथन कर रही है। जयपुर में भी मंथन हुआ है कि राजकरण चौधरी को टिकट दी जा सकती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें बाहरी उम्मीदवार की, तो एक बड़ा नाम आता है राजकुमार रिणवा। राजकुमार रिणवा के नाम पर भी मंथन चल रहा है। और राजकुमार रिणवा की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे के वो काफी करीबी रहे हैं और भरोसेमंद भी रहे। तो वसुंधरा राजे भी है, वो भी राजकुमार रिणवा को टिकट दिलाने के लिए दखल कर सकती है, राजकुमार रिणवा की पैरवी कर सकती है, राजकुमार रिणवा की वकालत कर सकती है वसुंधरा राजे भी। तो ये भी बड़ा नाम आता है। कुल मिलाकर राजकरण चौधरी और राजकुमार रिणवा का नाम चल रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सत्यनारायण सारण और शिवचंद साहू, सुशीला सारण, मुरलीधर सैनी, रामावतार जांगीर ने भी टिकट मांगी थी, लेकिन बड़े लेवल पर इनका नाम है वो अभी नहीं देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर अपन बात करें तो दो बड़े नाम उभर कर आ रहे हैं, राजकरण चौधरी और राजकुमार रिणवा। तो इसके अलावा भी अशोक पिंचा समर्थकों का कहना है कि टिकट हमारी है, कहीं भी नहीं जाएगी। अशोक पिंचा के समर्थकों की अगर माने तो धार्मिक गुरुओं की ओर से या जैन समुदाय की ओर से, क्योंकि जो कि आर्थिक दृष्टि से काफी संपूर्ण वर्ग माना जाता है जैन। उसके अलावा माना जा रहा है कि अशोक पिंचा के समर्थक अभी भी इसी बात को मानने को तैयार नहीं है कि अशोक पिंचा टिकट की दौड़ से बाहर हो गए हैं। उनका मानना है अशोक पिंचा अभी टिकट की दौड़ में टिके हुए हैं और येन के इन टिकट अशोक पिंचा को ही मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सराफ परिवार की, सुरेंद्र सराफ, प्रहलाद सराफ जो है, एक ही व्यक्ति दो नामों से जाने जाते हैं। उनके समर्थकों का भी दावा है कि टिकट 100% उनका फाइनल है। टिकट उनको, मतलब उनके समर्थकों ने तो 1,00,000% तक के दावे कर दिए कि 1,00,000% टिकट हमारी फाइनल है, टिकट हमें भी मिलेगी। उनके मामले में दिल्ली के या राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी में आप जितनी बड़ी कल्पना करें उतने बड़े नेता का नाम सोच सकते हैं। उनके समर्थकों ने दावे किए थे कि बड़े से बड़े नेता की हमें आश्वासन है कि हमें टिकट मिल जाएगा। और इनके समर्थकों की या राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उनका भी कहना है कि सराफ की टिकट की पैरवी भी है, धार्मिक गुरु भी करेंगे। तो कुल मिलाकर टिकट में प्राप्त करने के लिए धार्मिक गुरुओं की शरण और राजनीतिक अप्रोच के साथ साथ आर्थिक अप्रोचों की भी चर्चाएं बाजार में चलती रहती है और विश्लेषण माने जाते हैं। अपने अपने हिसाब से लोग समीकरण बिठा लेते हैं और अपने अपने पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिलाने के लिए लोग इस प्रकार के तर्क देते रहते हैं कि टिकट है वो किसे मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर बड़े बातों की बात करें तो राजकरण चौधरी का नाम भी है वो टॉप के अंदर आ गया है कि राजकरण चौधरी भी इस सूची के अंदर है, उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। और जिताऊ की अगर बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए एक ही फार्मूला चाहिए, वो फार्मूला ये है कि आरएलपी ने जो 47,000 वोट लिए हैं उन्हें कौन रोकेगा, उन्हें कौन वापस बीजेपी में लेके आएगा, क्योंकि आरएलपी तो फिर मैदान में आ गई है। तो कुल मिलाकर बात यह मानी जा रही है, बीजेपी में जो बड़ा तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि राजकरण चौधरी अगर आते हैं तो आरएलपी के जो 47,000 वोट थे वो उनकी वापसी एक हद तक वो करवा सकते हैं, वो जो डैमेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बड़ी बात सामने आ रही थी। और अब बात करें अशोक पिंचा की, तो अशोक पिंचा को टिकट मिलने के मामले में ये है कि माइनस पॉइंट ये है कि अशोक पिंचा को बीजेपी ने बहुत बार ट्राई किया, महज एक बार जीत पाए। हमेशा पार्टी को और उनके समर्थकों को और मतदाताओं को, जो भाजपा के मतदाता है उन समर्थकों को हमेशा निराश हाथ लगी। तो कुल मिलाकर वो पार्टी के फार्मूले पर सेट नहीं बैठ रहे हैं। इस हिसाब से अशोक पिंचा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सराफ है वो नए उम्मीदवार हैं, स्थानीय बीजेपी उनके साथ नजर नहीं आ रही है और स्थानीय बीजेपी को साधने में भी सराफ है, प्रहलाद सराफ हैं वो सफल नहीं हो पाए थे। अगर बात करें तो जो अपने पुराने प्रधान हैं भैरू सिंह राजपुरोहित तक उनके साथ नजर नहीं आए थे। तो कुल मिलाकर बात करें तो बीजेपी के जो प्रधान भैरू सिंह रहे थे, सत्यनारायण पर रहे थे, वर्तमान जो प्रधान परिवार है राजपुरोहित परिवार, वो भी उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। नगर पालिका के चेयरमैन साथ नजर नहीं आ रहे हैं, जो सुषमा पिंचा रही थी। उसके अलावा एक वाइस चेयरमैन रहे थे कुमार सोनी, वो निश्चित रूप से उनके साथ खुलकर साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पार्षद हैं,
बीजेपी के 5 मंडलों के अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने गांवों के दौरे तो किए और गांवों से लोगों से जुड़ने की कोशिशें तो उन्होंने की, लेकिन बीजेपी के पदाधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को और पूर्व प्रतिनिधियों को साधने के अंदर वो सफल नहीं हो पाए। ये उनका बड़ा माइनस पॉइंट रहा। अगर उनकी टिकट कटती है तो ये बड़ा माइनस पॉइंट माना जाएगा। उनका टिकट कटने का जो मुख्य कारण रहेगा कि वो बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं से नहीं जुड़ पाए और उनको उनका साथ है उन्हें नहीं मिल पाया। उनमें क्या कमी रही ये उनको पुनः मनन करना पड़ेगा। अशोक पिंचा का लगातार हारते रहना ही उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि अशोक पिंचा ने पहला चुनाव है वो लगभग 37,000 वोटों से हारा। उसके बाद है उन्होंने अगला चुनाव 2,000 वोटों से हारा। उसके बाद में उन्होंने अगला चुनाव 9,500 वोटों से हारा। उसके बाद में वो लगातार हारते गए, 17,500 से हारे। उसके बाद है वो उपचुनाव 27,000 से हार गए। तो लगातार वो हारते आ रहे हैं, तो वो उनका एक बड़ा माइनस पॉइंट रह गया है। राजगढ़ चौधरी है, उनका जो विकास मॉडल है और उनकी जो चर्चाएं हैं, उन्होंने 200 गाड़ियां ले जाकर जो जयपुर में प्रदर्शन किया वो भी उनका एक शक्ति प्रदर्शन रहा। और आरएलपी से जो बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, बीजेपी काफी शर्मनाक हार की तरफ चली गई। तो उससे पार्टी बचना चाहती है कि इस प्रकार का शर्मनाक रिकॉर्ड सरदार शहर में नहीं बने। तो इस हिसाब से राजगढ़ चौधरी का नाम काफी ऊपर आ गया। और राजकुमार रिणवा है वो बीजेपी में वापसी की है। तो पार्टी को यह भी मंथन कर रही है कि राजकुमार रिणवा है वो उनकी 8 पंचायतें सरदार शहर विधानसभा में आती है। राजकुमार रिणवा को सरदार शहर में दिया जाता है। तो ब्राह्मण वोटों में भी सेंध लगाने में राजकुमार रिणवा एक हद तक सफल हो सकते हैं। 8 पंचायतों के अंदर भी उनको बड़ा लाभ मिल सकता है। बीजेपी का कैडर वोट भी उनको मिल सकता है। इसके अलावा पार्टी ये भी चाहती है कि रतनगढ़ सीट के अंदर भी है वो राजकुमार रिणवा की वजह से किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो। तो कुल मिलाकर राजकुमार रिणवा और राजकरण चौधरी में से किसके भाग्य में राज लिखा यह देखनी है। दोनों के प्लस पॉइंट मैंने आपको बताया, बाकी के जो माइनस पॉइंट थे वो भी मैंने आपको बताया। और अब जो है दिल्ली के अंदर अंतिम मंथन होना है, उसके बाद में टिकटें क्लियर हो जाएगी और किसको टिकट मिलती है उसके बाद भी है बड़ा उठापटक निश्चित रूप से होगा। और उस उठापटक से ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टिकटें मिली है वो टिकटें की घोषित हो चुकी है। टिकटें घोषित होने के बाद में भी बदलाव संभव है, इसे नहीं कहा जा सकता कि घोषणा होने के बाद नहीं होता है। हालांकि ये निश्चित है कि वो कम होता है, क्योंकि पिछली बार बीडी कल्ला का टिकट काट दिया गया था, प्रदर्शन हुआ था और घोषणा होने के बावजूद बीडी कल्ला को टिकट दे दी गई थी। तो उस हिसाब से अगर बात माने तो टिकटों के अंदर अंतिम समय तक बदलाव संभव है। और हालांकि आरएलपी ने अपनी टिकट घोषित कर दी है लालचंद मुंड की, लेकिन बीजेपी की टिकट है वो क्लियर होने के बाद में है। वो बसपा की टिकट भी यहाँ पे क्लियर होनी बाकी है। उसके अलावा और पार्टियों का भी प्रवेश है यहाँ पर होगा और एंट्री होगी। तो निश्चित रूप से यह भी देखा जाएगा कि कौन कौन नई पार्टियां होती है और क्या समीकरण बैठते हैं। लेकिन बीजेपी सरदार शहर में एक बड़ी पहेली बना हुआ है और चूरू के अंदर है वो कांग्रेस से एक बड़ी पहेली बने है कि आखिर रफीक मंडेलिया का टिकट क्यों रोका गया है। वहां से रेहाना रियाज को भी टिकट दिया जा सकता है, जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी और पार्टी की लंबे समय से वर्कर रही थी। तो निश्चित रूप से चूरू और सरदार शहर बड़ी पहेली बना हुआ है। राजगढ़ की लगभग गुत्थी है वो सुलझ गई है। राजगढ़ के अंदर नंदलाल पूनिया परिवार को टिकट दिए जाने की लगभग 99% संभावना है। महज औपचारिक घोषणा शेष मानी जा रही है, क्योंकि राहुल कस्वा वहां पे टिकट नंदलाल पूनिया को दिला रहे हैं और नंदलाल पूनिया वहां पे टिकट ले रहे हैं। तो वहां बीजेपी में किसी प्रकार का विरोध दिखाई नहीं देता है। सरदार शहर में बीजेपी एक मत नजर नहीं आ रही है, किसी भी एक उम्मीदवार पर एक राय नहीं है। अशोक पिंचा अपनी टिकट पे अड़े हुए हैं और राजकुमार रिणवा है वो अपनी टिकट चाह रहे हैं। सराफ है वो अपनी एक नई टीम बनाकर और वो अपनी प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो सरदार शहर बीजेपी में एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। अपनी अपनी टिकट के लिए सभी दावे कर रहे हैं, अपने अपने समीकरण बता रहे हैं। तो सरदार शहर के लिए अभी हमें लगभग है वो 48 घंटा से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ेगा, तभी टिकट फाइनल हो पाएगी। और आरएलपी की टिकट सरदार शहर में क्लियर हो गई है और राजगढ़ की गुत्थी भी लगभग सुलझ गई है। और जो चंद्रशेखर बैद वाली बात थी वो भी लगभग है। मुझे तो यही लग रहा है कि चंद्रशेखर बैद आए हैं बिना शर्त के आए हैं, किसी प्रकार की टिकट की उन्हें इच्छा नहीं है और सरदार शहर से लड़ने की संभावना न के बराबर दिखाई देती है। वो राजेंद्र राठौड़ को चुनाव जिताने के लिए तारानगर के अंदर कैंपेनिंग करेंगे। वहां पर है चंद्रशेखर बैद है, राकेश जांगिड़ है और पराक्रम सिंह है और तमाम राजेंद्र राठौड़ समर्थक है वो बीजेपी का चुनाव संभालेंगे। यह सब कुल मिलाकर देखा जाएगा और बीजेपी की टिकट है वो फाइनल होने में अभी समय लगेगा।
और आरएलपी की टिकट है वो लालचंद मुंड के रूप में क्लियर हो चुकी है। और लगभग विधानसभा सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर के साथ चूरू जिले की सभी विधानसभाओं की है वो टिकटें की स्थिति क्लियर हो गई है। चूरू की टिकट के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा और कि किसको टिकट मिलती है, क्या होता है। हालांकि जो सरदार शहर की टिकट के अंदर 2 नए नाम आए हैं, वो राजकरण चौधरी और राजकुमार रिणवा के नाम आए हैं, इन्हें टिकट मिल सकता है, ये सब देखा जा सकता है। सत्य देवजी राजपुरोहित बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में, उपचुनाव में तत्कालीन परिस्थितियों और त्रिकोणीय मुकाबले में अशोक जी पिंचा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अच्छे वोट प्राप्त किए। उपचुनाव में अशोक जी पिंचा की अकेले की हार नहीं है, कार्यकर्ताओं की सामूहिक हार है, जिम्मेदारी होती है, बड़ी चूक हुई है, टिकट किसे मिलती है ये पार्टी ने। सत्यदेव जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये अशोक जी पिंचा की अकेले की हार नहीं है, कार्यकर्ताओं की सामूहिक जिम्मेवारी है। लेकिन किसी भी हार या जीत का श्रेय है वो कैप्टन को लेना पड़ता है। सत्यदेव जी इस बात से नहीं मतलब जुटलाया जा सकता कि कैप्टन की जिम्मेवारी मानी जाएगी। अगर जीत है तो उसमें भी कैप्टन के निर्णय माने जाएंगे, हार है तो उसमें भी कैप्टन की है वो रणनीति मानी जाएगी। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को दोष नहीं दिया जा सकता। कार्यकर्ताओं ने अपनी निश्चित रूप से मेहनत की थी और उनके साथ रहे थे और उन परिस्थितियों में भी उन्होंने ये स्कोर खड़ा किया था। तो निश्चित रूप से कैप्टन की बड़ी जिम्मेवारी बनती है और बार बार अगर कप्तानी के अंदर नहीं आप जीतते हो तो कप्तान क्रिकेट की टीमों में बदले जाते हैं। तो ये तो राजनीति है और जनता के भाग्य की बात होती है और पार्टियों के बड़े भाग्य की बात होती है। तो पार्टियां बार बार रिस्क नहीं लेती है। अशोक जी पिंचा पे जितनी रिस्कें ली गई है मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य उम्मीदवार पर इतनी रिस्कें किसी पार्टी ने ली हो, तो ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस की टिकट क्लियर हो चुकी है। कांग्रेस अपने कैंपेनिंग को आगे बढ़ा रही है, उनको ज़्यादा मतलब नहीं है किसे टिकट मिलता है किसे नहीं मिलता है, जिसे भी मिले उनको तो उनके सामने लड़ना ही पड़ेगा। तो वो अपने प्रचार प्रसार और रणनीतियां बढ़ा रही है। बीजेपी इस मामले में पिछड़ती नजर आ रही है क्योंकि जितनी टिकट लेट होगी उतनी ही बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने प्रचार पे ध्यान नहीं करके टिकटों की दौड़ में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी है वो अंतिम लिस्ट में सरदार शहर का नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चूरू और सरदार शहर सीटें हैं, चूरू के अंदर कांग्रेस अटकी हुई है और सरदार शहर में बीजेपी अटकी हुई है। तो दोनों टिकटों पर दोनों ही पार्टियां अटकी हुई है। ये चूरू जिले की बात थी। सुजानगढ़ की स्थिति क्लियर हो गई है, रतनगढ़ की क्लियर हो गई है, तारानगर की क्लियर हो गई है और लगभग आज राजगढ़ की क्लियर ही हो गई है, क्योंकि वहां पर बीजेपी में किसी प्रकार का बिखराव नहीं है। और सरदार शहर चूरू के मामले में इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर चूरू की बात करें तो ज्यादा संभावना तो रफीक मंडीलिया को टिकट मिलने की है। अभी तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि वहां पे चूरू के अंदर भी बहुत ज्यादा दावेदार है, कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो वो भी देखा जाएगा अब क्या होता है। बीजेपी की टिकट सरदार शहर में कब क्लियर होती है, लगभग लगता है 48 घंटे के अंदर चूरू और सरदार शहर की स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से मैं आपको विधानसभा चुनाव की जो ताज़ा अपडेट होगी वो चाहूँगा कि लाइव या पोस्ट या खबरों के जरिए किसी न किसी प्रकार देता रहूं और आपके लिए जो एकदम सत्य प्रमाणिक खबरें हो, विश्वसनीय जानकारियाँ हो, वो आपके लिए लेकर आता रहूं। तो इसके लिए आप लगातार देखते रहिए